हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और हम डिस्कस कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सीरीज, और इस सीरीज में हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के में डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो मॉडर्न अप्रोचेज हैं, इनके क्या इमर्जेंस के पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे मॉडर्न अप्रोचेस की इमर्जेंस के लिए। और देन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे डिस्कस करना और समझना जरूरी है। डिटेल में शुरू करने से पहले फिर से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट में बिलो कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो। सो थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट एंड लव गाइज। तो हम डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। तो शुरू करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से और ख़त्म करेंगे कंक्लूजन के साथ में। सो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कोर एलिमेंट है, कोर सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम का, डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस का, पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल प्रोसेस का अक्रॉस द नेशंस, जैसे कि क्रॉस नेशनल या क्रॉस रीजनल कहते हैं हम। सो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम का स्टडी करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कोई नई डिसिप्लिन नहीं है। जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत ही यंग डिसिप्लिन है, जबकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, इट इज़ अ ओल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। हम इसके रूट को ट्रेस कर सकते हैं एरिस्टोटल के पॉलिटिकल सिस्टम में, जहाँ पर एरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स माना जाता है। क्योंकि एरिस्टोटल ने ग्रीक सिटी स्टेट्स के दौरान 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का एनालिसिस किया था और अपना क्लासिफिकेशन दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, जिसमें हमने करप्टेड फॉर्म, जो उनका परवर्टेड फॉर्म था, देन नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को यहाँ पर इन्होंने उस समय स्टडी किया था, इसलिए एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मानते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी ना, इसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट तक कंसीडर किया जाता था। ये ट्रेडिशनल फॉर्म था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जहाँ पर जो कंपैरिजन था ना डिफरेंट स्टेट्स एंड जो नेशन के बीच के पॉलिटिकल सिस्टम का, वो लिमिटेड था गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तक, जिसे हम फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी एंड द लेजिस्लेचर एंड साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, सिर्फ इनका स्टडी किया जाता था। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड उभर कर आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड क्यों ऐसे है, हम अभी कारण को डिटेल में समझेंगे यहाँ पर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या ऐसी सिचुएशंस बनी थी कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है उसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसीडर किया गया। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ब्रॉड स्कोप था, यहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ साथ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का भी स्टडी किया जाने लगा। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में जैसे सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडिविजुअल बिहेवियर, इन सब चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो हम बात करें कि कारण क्या थे जिसकी वजह से मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो अप्रोचेस हैं वो उनका डेवलपमेंट होता है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रहेगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन हुई थी, प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन में जो कॉलोनियल कंट्रीज थी उनको इंडिपेंडेंस मिली थी और ये न्यू सवरेन स्टेट्स उभर कर आए थे। जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी था यूनाइटेड किंगडम का, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया एक न्यू सवरेन स्टेट बनकर आता है, और इन न्यू सवरेन स्टेट को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये न्यू सवरेन स्टेट्स या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आती हैं, तो ये पाया गया कि जो अभी तक जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस थे, अब वो सुइटेबल नहीं है, एनफ नहीं है टू स्टडी द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो पॉलिटिकल सिस्टम था काफ़ी डाइवर्स था, कॉम्प्लेक्स था, और यहाँ पर
जो सोशल स्ट्रक्चर था वो भी कॉम्प्लेक्स था, तो इनको हम डायरेक्टली एज इट इज़ स्टडी नहीं कर पा रहे थे जैसा कि हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी मुश्किल आई, डिफ़िकल्टी फील हुई थी, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ी कि जो प्रेजेंट ट्रेडिशनल मॉडल हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, दीज आर द नॉट सफिशिएंट, जहाँ पर हम स्टडी कर सकें डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी। तो यहाँ पर ज़रूरत हुई थी कि भाई नहीं, कुछ तो नया इन्वेंशन करना पड़ेगा, नए थ्योरीज, नए अप्रोचेस डेवलप करने पड़ेंगे, और इन्हीं नए अप्रोचेस को मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बोला गया। तो पहला कारण समझ में आया कि इमर्जेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सेकेंड कह सकते हैं कि जब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, राइट, यहाँ पर ये पाया गया कि हम सीधा सीधा अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज का स्टडी करेंगे, जो फॉर्मल पॉलिटिक्स जिसे हम कह रहे हैं, राइट, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिक्स को अगर हम सीधा सीधा डिस्कस करेंगे तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हम मान लीजिए वोटिंग बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है इंडिया में, तो बिना सोशल स्ट्रक्चर को समझे कि कास्ट का एग्जिस्टेंस क्या है, राइट, रिलीजन का एग्जिस्टेंस क्या है, लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस कैसे है, डिफरेंट एथनिक या ट्राइब्स का एग्जिस्टेंस कैसे है, इसको बिना समझे हम वोटिंग बिहेवियर को नहीं समझ सकते हैं। तो अगर इंडिया जैसे और भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जहाँ पर अगर पॉलिटिकल सिस्टम को समझना था तो आपको सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को समझना, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हो गया था। ये रियलाइज़ किया गया पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को स्टडी करके एनालाइज करेंगे तो ये सफिशिएंट नहीं होगा, ये इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन होगी। ये कंप्लीट तभी होगी जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल पार्टी, एक जो पॉलिटिक्स का इंस्टीट्यूशंस है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कास्ट वाइज, देन लैंग्वेज के आधार पर भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, रिलीजन के आधार पर। तो ये यू कैन से दैट द कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, इनके सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए नए मेथड्स, नए अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ी, जिसे मॉडर्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस के रूप में जाना गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और एक डेवलपमेंट हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट द इमर्जेंस ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस। सो अगर डेवलपिंग एरियाज में स्टडी करने के साथ साथ बिहेवियरल मूवमेंट जब आया, तो इसकी वजह से यहाँ पर जोर दिया गया था कंपैरिजन करना विद द साइंटिफिक स्टडी। बिहेवियरिज्म में जहाँ पर ये जो नए इनोवेशंस हुए थे, नए मेथड्स आए, साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे टेक्निक्स पे फोकस किया गया, वेरिफिकेशंस पे फोकस किया गया था, एम्पिरिकल डाटा पे फोकस किया गया। तो इस तरीके से जो नए मेथड्स, नए एनालिसिस ऑफ द मीन्स आए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस के डेवलपमेंट होने पे। तो ये 3 आप लिख देना। जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है मैंने उसको ऑलरेडी डिफरेंट कलर से यहाँ पर किया हुआ है। तो मॉडर्न अप्रोचेस के जो फैक्टर्स थे, जो हमने रीज़न देख लिया ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सिचुएशन बनी थी जिसकी वजह से जो मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर किया गया। देन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि अब यहाँ पर हमने सिचुएशन जो बनी थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इमर्जेंस होना, बिहेवियरल मूवमेंट का आना, तो एक न्यू व्यू पॉइंट की ज़रूरत पड़ी थी टू स्टडी द पॉलिटिक्स, राइट। और इसी न्यू व्यू पॉइंट को बोला गया मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और ये न्यू व्यू पॉइंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी टू ओवरकम द पॉसिबिलिटीज ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोचेस। जो लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस की, उसकी वजह से ज़रूरत, अब ये लिमिटेशंस क्या थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस की, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ी। तो लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस जैसे नैरो इन द स्कोप। नैरो इन द स्कोप क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज पर ज़्यादा फोकस किया गया था। सो इट एक्सक्लूडेड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। नॉन वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नए सवरेन स्टेट्स आए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आई, तो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो एडिक्वेट नहीं थे।
ओके, तो नैरो इन स्कोप था ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें कि नहीं भाई, हमें इस स्कोप को थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा, जिससे कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को भी इंक्लूड कर सकें। देन स्टैटिक, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ज़्यादातर फोकस रहता था स्टैटिक एरियाज में। स्टैटिक एरियाज जैसे कि ये गवर्नमेंट तक लिमिटेड थे, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर थे। अब ये फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्टैटिक इन नेचर होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यही रहेगा ना। देन इसके बाद जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर्स, ये स्टैटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन ये लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोचेस की। तो जब जैसे जैसे पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में चेंजेस आते गए ना, जैसे कि बहुत बिहेवियरल अप्रोचेस के बाद चेंजेस आए, देन इसमें से जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको बिहेवियरल मूवमेंट के बाद से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाने लग गया। ओके, जो इनफॉर्मल फैक्टर्स थे उनको भी कंसीडर किया गया। तो इसकी वजह से जो डायनेमिक नेचर बना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, इसने कंट्रीब्यूट किया for the development of the modern approaches in the comparative politics. Then जो कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस थे वो एसेंशियली नॉन कंपैरेटिव इन नेचर थे। नॉन कंपैरेटिव इन नेचर क्यों थे? क्योंकि ये एथनोसेंट्रिक थे, यूरोपियन कंट्रीज तक बेस्ड थे, लिमिटेड थे, पैरोकियल थे। तो इस तरीके से ये कंपैरेटिव तो हुआ ही नहीं। कंपैरेटिव इन नेचर तो तभी होगा कि जब जो जितने भी क्रॉस नेशनल, क्रॉस रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम है उन सब को हम इंक्लूड कर पाए। तो यहाँ तो हम नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इंक्लूड ही नहीं कर पा रहे थे, तो आप कैसे कहोगे कि ये कंपैरेटिव इन नेचर है? तो दीज वर द लिमिटेशंस जो बहुत बड़े फैक्टर्स बने थे फॉर द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, और जो ये नई अप्रोचेस आए, जिन्होंने जो एडिक्वेट हुए या कंप्लीट हुए फॉर द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, इन्हें मॉडर्न अप्रोचेस बोला गया। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि जो मॉडर्न अप्रोचेस है, दीज आर द रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अप्रोचेस। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स पे ज़्यादा जोर देते थे, जबकि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे दैट वाज नॉर्मेटिव इन नेचर। तो फर्स्ट इनोवेशन इन दिस रिगार्ड केम इनटू द एडवेंट ऑफ द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन जब आई, तो उसके आधार पर इमर्जेंस हुआ। तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कारण क्या थे, फैक्टर्स क्या थे फॉर द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स। अब हम बात करें फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस की, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो मॉडर्न अप्रोचेस में कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है वो एम्पिरिकल डाटा के आधार पर किया जाता है। एम्पिरिकल डाटा जहाँ पर ऑब्जर्वेशन, और इस डाटा को अब वेरीफाई कर सकते हैं। ये वैल्यूज पे बेस्ड नहीं है, बेस्ड है किस पे? फैक्ट पे बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट फीचर्स आप कह सकते हो कि दीज अप्रोचेस गो बियॉन्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड इट्स हिस्टोरिकल एनालिसिस। सो ट्रेडिशनल अप्रोचेस का फीचर्स था कि वो लिमिटेड था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस पे। जो मॉडर्न अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये इसके बियॉन्ड जाता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का तो स्टडी करना ही करना है, देन नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए सोशल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, उनके वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सोशल फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता था पॉलिटिक्स पे। ऑलरेडी मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम या रिलीजन का या लैंग्वेज का। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तक स्टडी करेंगे तो हम कभी भी सही तरीके से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ये इनएडुकेट कंपैरिजन होगा, इनकम्प्लीट कंपैरिजन होगा। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज का हमें ज़रूरत है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बियॉन्ड जाने का। देन मॉडर्न अप्रोचेस का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंटरडिसिप्लिनरी, बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। सो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का मतलब होता है जब आप पॉलिटिक्स को स्टडी करते हो इंटर रिलेट करके विद द अदर डिसिप्लिन्स, जैसे कि सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, राइट, देन द कल्चरल स्टडीज़। तो इनके साथ जब इंटर रिलेट करके स्टडी करते हो कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो यहाँ पर इसे कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। जैसे हमें वोटिंग बिहेवियर को समझना है, तो आप देखेंगे कि वोटिंग बिहेवियर
जो वोटर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनका किन किन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है। क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है? नहीं, आप देखेंगे कि यहाँ पर सोशल फैक्टर्स का भी रोल है। लोग कास्ट के आधार पर वोट करते हैं, लोग रिलीजन के आधार पर वोट करते हैं, लोग लैंग्वेज के आधार पर वोट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, ये साइंटिफिक मेथड्स ऑफ द स्टडी पे ज़्यादा जोर देते हैं और जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो साइंटिफिक कंक्लूजन होता है। जबकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वहाँ पर नॉर्मेटिव इन नेचर था। जो नॉर्मेटिव स्टडीज़ किए जाते थे वैल्यूज़ बेस्ड होती थी, वहाँ पर वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, ना कि फैक्ट पर। वहाँ पर ध्यान दिया जाता था मोरल पर्सपेक्टिव से, मोरली करेक्ट है कि नहीं है, राइट। यहाँ पर राइटनेस की बात की जाती थी, गुडनेस की बात की जाती थी। जबकि यहाँ पर फैक्ट के आधार पर बात किया जाएगा, डाटा के आधार पर बात किया जाएगा। तो ये थे मॉडर्न अप्रोचेस के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मॉडर्न मेथड्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जैसे कि आप सिस्टम अप्रोच पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। दीज आर द सम मॉडर्न अप्रोचेज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोज़ में। मैंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल वीडियोज़ एंड सिस्टम अप्रोच एंड द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इन 3 पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट अप्रोचेस हैं इन पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, जिससे कि इनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो आपको। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, इसलिए इम्पॉर्टेंट है इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो अप्रोचेस हैं उनके क्या फैक्टर्स थे, इमर्जेंस के क्या कारण थे और उनके फीचर्स क्या हैं। देन हमने लास्ट में ये भी डिस्कस कर लिया कि जो मेन मॉडर्न अप्रोचेस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वो क्या हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड या फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम। अब वहाँ पर आप मुझे DM करना अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। So this is all for today guys. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning, keep exploring.